हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। अब हम जो पढ़ेंगे जियोग्राफी यानी कि भूगोल। इससे पहले के चैप्टर आपने पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो में पार्ट जाकर देख सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो क्रैक 50 डेज वाला प्लेलिस्ट जो है, क्रैक 50 डेज वाली प्लेलिस्ट में डे 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 जियोग्राफी है, पार्ट 1 हिस्ट्री है। डे वाइज के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्थलमंडल, पृथ्वी की संरचना कैसे होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्राकृतिक स्रोत, इसके अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण, ज्वालामुखी, भूकंप को शामिल किया जाता है। अप्राकृतिक स्रोत, इसमें ताप, दाब, घनत्व को शामिल किया जाता है। पृथ्वी बहुत सारी सकेंद्रीय परतों से बनी हुई है। परतों के निर्माण के दौरान भारी पदार्थ जैसे लौह, निकल तत्व केंद्र की तथा हल्के पदार्थ जैसे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम बाहर की ओर जमा हुए हैं। भारी पदार्थ कौन कौन से, जैसे लोहा, निकल तत्व केंद्र की ओर है और हल्के पदार्थ जैसे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम बाहर की ओर जमा है। पृथ्वी की मुख्यतः 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेटल और क्रॉड, ठीक है। सबसे ऊपरी परत जो है क्रस्ट, फिर उसके नीचे की परत क्रॉड और सबसे निचली नहीं बीच की परत कौन सी है, मेटल। मेटल में भी 2 है, ऊपरी मेटल और निचली मेटल। मेटल में 2 पार्ट होते हैं, उसके नीचे आ जाती है क्रॉड, ठीक है। फिर आती है आंतरिक क्रॉड। ऐसी ये गहराई बढ़ती चली जाती है 30 तक, कितनी है, उसके बाद 200, 6371 किलोमीटर तक, ठीक है। भूपटल या भूपरिपाटी, भारत की बाहरी सतह जिस पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित है, भूपटल या क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट या फिर भूपटल, जिस पर महाद्वीप और महासागर है। भूपटल की रचना सियाल अर्थात सिलिका एल्यूमिनियम से हुई है। ये इंपॉर्टेंट है। भूपटल की रचना किससे होती है? सियाल, SI और AL। SI यानी कि सिलिका और AL यानी कि एल्यूमिनियम। सियाल शब्द का प्रयोग दिल्ली ने किया था। भूपटल की मोटाई 5 से 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। भूपटल की बाहरी परत अवसादी चट्टानों से बनी है, जबकि आंतरिक परत ग्रेनाइट से बनी है। इसकी जो बाहरी परत बनी है वो किससे बनी है? अवसादी चट्टान से बनी है, चट्टानों से बनी है। इसके बाद आंतरिक परत किससे बनी है? ग्रेनाइट से, ठीक है। फिर आ जाता है मेटल। मेटल या निचली परत बेसॉल्ट चट्टानों से बनी है। यह परत सिलिका व मैग्नीशियम से निर्मित है और सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? सीमा कहलाती है। परत किससे बनी है? सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित है। निचली परत में क्षारीय पदार्थों की अधिकता है। इसी परत से ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा बाहर आता है। निचली परत या मेटल मुख्यतः महासागरों के नीचे होती है। इस प्रकार महासागरीय सतह का निर्माण बेसॉल्ट चट्टानों से हुआ है। महासागरीय सतह का निर्माण किससे हुआ है? बेसॉल्ट चट्टानों से हुआ है। मेटल के इसी हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। इसका औसत घनत्व कितना है? 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। मेटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। मेटल को क्या कहा जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ। भूपटल एवं मेटल का सबसे ऊपरी भाग 100 किलोमीटर मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। 100 किलोमीटर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? स्थल मंडल का। तीसरा पॉइंट आ जाता है क्रॉड। सीमा परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी अंतिम परत पाई जाती है, जिसे क्रॉड कहते हैं। इसमें निकेल तथा लोहे की प्रधानता होती है, इसलिए इस परत का नाम नीफे क्या रखा गया है? क्या रखा गया है? नीफे। निकल और Fe होता है लोहा, Ni होता है निकल, ठीक है। यह 2900 किलोमीटर की गहराई से पृथ्वी के केंद्र तक विस्तृत है। इसका घनत्व 11 से 12 तक होता है। क्रोड का भार पृथ्वी के भार का लगभग 1/3 है। क्रोड का भार कितना है? पृथ्वी के भार का 1/3 है तथा इसका आयतन पृथ्वी के आयतन का लगभग 1/6 भाग है, ठीक है। फिर आ जाता है बाह्य क्रोड। सतह के नीचे लगभग 2900 से 5150 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आंतरिक क्रोड लगभग 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर पर पृथ्वी के केंद्र तक फैला हुआ है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम पर सेकंड क्यूब है। कितना? 13 ग्राम
पर सेकंड क्यूब है। वे पृथ्वी का लगभग 16% भाग घेरे हुए हैं। बाह्य क्रोड में भूकंप की द्वितीयक लहरें यह एस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती। इससे प्रमाणित होता है कि यह भाग द्रव अवस्था में है। ये भाग किसमें? द्रव अवस्था में। आंतरिक क्रोड में भूकंप की पी लहरों की गति कम अर्थात 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, अर्थात ये भाग ठोस है। आंतरिक क्रोड की पी लहरों की गति कम होती है और बाह्य क्रोड में भूकंप की द्वितीयक लहरें या एस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पृथ्वी का संगठन। सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1, लोहा 5, कैल्शियम 3.6, सोडियम 2.83। फिर आ जाता है चट्टान। पृथ्वी का संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं स्थलमंडल कहलाती है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थलमंडल और 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल, 29% पर कितना है? स्थल है, और 71% पर जल है। ठीक है, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल क्रस्ट की विभिन्नता परतों को सही क्रम परतदार, ग्रेनाइट और बेसॉल्ट है। परत सबसे पहले, फिर ग्रेनाइट और उसके बाद बेसॉल्ट। बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। बनावट की प्रक्रिया के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में। आग्नेय चट्टान, इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले लावा के पृथ्वी के अंदर या बाहर ठंडा होकर जमने से होता है। उदाहरण ग्रेनाइट, बेसॉल्ट, पेगमेटाइट, काइनाइट, डायोराइट। क्या क्या है? ग्रेनाइट, बेसॉल्ट, पेगमेटाइट, काइनाइट, डायोराइट। ठीक है, आग्नेय चट्टान स्थूल, परत रहित, कठोर एवं जीवाश्म रहित होती है। आग्नेय शैलों में लोहा, मैग्नीशियम युक्त सिलिकेट खनिज अधिक होते हैं। खनिज जैसे लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, हीरा आदि भी आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं। बेसॉल्ट चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। बेसॉल्ट चट्टान में लोहे की मात्रा कितनी होती है? सबसे ज्यादा होती है। कोडरमा यानी कि झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक पेग्मेटाइट शैलों में पाया जाता है। ये चट्टानें कठोर एवं विविध रंगों के रबों यानी क्रिस्टलों वाली होती हैं। ठीक है, फिर आंतरिक आग्नेय चट्टान। चट्टानों के ये पहली है, आंतरिक आग्नेय चट्टान आती हैं, और भी होती हैं। परतदार चट्टान होती है और रूपांतरित चट्टान होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टानों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। डाइक, जब मैग्मा ऊर्ध्वाधर तल में जमता है। उदाहरण के लिए झारखंड के सिंहभूम जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं। डाइक क्या हो जाता है? जब मैग्मा ऊर्ध्वाधर तल में जमता है। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या है? झारखंड के सिंहभूम जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं। फिर आ जाता है सिल, जब मैग्मा क्षैतिज और समानांतर जमता है। ऐसे जमता है जब छत्तीसगढ़ और झारखंड में सिल दिखाई देते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सिल को शीट कहते हैं। अगर इतना जमा है, 1 मीटर से कम है इसकी मोटाई, तो इसको कहते हैं शीट। ठीक, लैकोलिथ, जब मैग्मा गुंबद या लेंस आकार में जमता है। उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिका के कुछ भागों में यह बाह्य वृद्धि परत का एक ही अंतर्वृद्धि प्रतिरूप है। फिर आ जाते हैं बैथोलिथ, आधार पर मैग्मा के जमने से बनी चट्टान। उदाहरण अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ, पश्चिमी कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ। यह मूलतः ग्रेनाइट से बना होता है। छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। फिर लैपोलिथ, लैपोलिथ जब मैग्मा जमकर तश्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो इस आकृति को लैपोलिथ कहते हैं। लैपोलिथ कहा जाता है। इसके उदाहरण दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। क्या क्या हो जाएगा? लैकोलिथ, बैथोलिथ और लैपोलिथ। लैकोलिथ क्या होता है? जब मैग्मा गुंबद ऐसे ऐसे जमता है तो उसे क्या कहते थे? उत्तरी अमेरिका के
कुछ भागों में ये बाह्यवर्ती पर्वत का एक ही अंतर्वर्ती पर्वत प्रारूप है। वो छोड़ो कैसे जमता है, जब गुंबद के या लेंस के आकार में जमता है तो लैकोलिथ। बैथोलिथ जब जमने में बनी चट्टान समान ऐसे सीधी होती है, लगभग ऐसे ऐसे होती है तो बैथोलिथ यानी कि बैठा हुआ है। लैकोलिथ लकवा मार गया है। लैपोलिथ जब मैग्मा जमकर तश्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है, जैसे कढ़ाई, लप्पू टाइप, इस आकृति को लैपोलिथ कहा जाता है। इसके उदाहरण दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। फैकोलिथ जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है, जैसे ऐसे फेंकते हुए, तो उसे कह देते हैं फैकोलिथ। अवसादी या परतदार चट्टान, यह आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय एवं अपवर्तन से प्राप्त पदार्थों के समूहन से निर्मित होती हैं। इसकी विशेषताएं परतदार जीवाश्मों की उपस्थिति, सरंध्रता, तीव्र अपरदन जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कैंगलोरमेट, नमक, सेलखड़ी आदि। खनिज तेल प्राचीन संस्कृत अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। बॉक्साइट, मैग्नीज, टिन आदि। खनिज व खनिजों के गौण अयस्क भी इसी चट्टान में मिलते हैं। ठीक है। फिर वायु निर्मित अवसादी शैलों में लोयस प्रमुख है, जबकि हिमानीकृत अवसादी शैलों में मोरेन प्रमुख है। वायु निर्मित जो हवा से बनती है उन्हें कहते हैं लोयस। अवसादी शैलों में लोयस प्रमुख है और हिमानीकृत में मोरेन। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान का बना है। किससे बना है? बलुआ पत्थर से। दामोदर, महानदी, गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। रूपांतरित चट्टान या फिर कायांतरित चट्टान, अत्यधिक ताप, दाब और रासायनिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। इसका ज़्यादा ताप, टेम्परेचर जब ज़्यादा बढ़ जाता है, गर्मी ज़्यादा बढ़ गई और प्रेशर ज़्यादा हो रहा है और कुछ केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, तो कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। कायांतरित चट्टानों की पहचान उनकी कठोरता, घनी संरचना, परस्पर बंधे हुए रगों के रूप में होती है। रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टान का संगठन तथा रूप बदल जाता है, परंतु चट्टान में किसी प्रकार का विघटन एवं वियोजन नहीं होता। चट्टान का संगठन तथा रूप बदल जाता है, परंतु चट्टान में किसी प्रकार का विघटन एवं वियोजन नहीं होता। पृथ्वी के महाद्वीपीय पटल का अधिकांश भाग आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों का बना होता है। पृथ्वी के महाद्वीपीय पटल का अधिकांश भाग आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों का बना होता है। चट्टान का कायांतरण, मूल चट्टान, कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट, कायांतरित चट्टान की होगी नीस। बेसॉल्ट एम्फीबोलाइट, ग्रैम्फो, सर्पेंटाइन। परतदार चट्टान बालू पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट, संगमरमर, शैल, स्लेट, कोयला, ग्रेफाइट और हीरा। रूपांतरित चट्टान स्लेट, शिस्ट, फाइलाइट। भूपटल एवं परिवर्तन लाने वाले बल, भूपटल पर परिवर्तन दो बलों के कारण होता है। अंतर्जात बल पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न बल, बाह्यजात बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाला बल। अंतर्जात बल दो प्रकार का होता है, आकस्मिक बल और पटल विरूपणी बल। ठीक है। इस बल से भूपटल में ऐसी आकस्मिक घटनाओं का सृजन होता है जो विनाशकारी परिणाम लाती हैं, जैसे उदाहरण भूकंप, भूस्खलन और ज्वालामुखी। ये बल क्षैतिज एवं लंबवत दोनों रूप में क्रियाशील होते हैं, जिससे बहुत वर्षों बाद किसी बड़े स्थल रूप का निर्माण होता है। आकस्मिक बल क्या होता है? कुछ घटनाएं हो जाती हैं, उनसे कुछ बल होता है, वो फोर्स लगता है और पटल में इसमें बहुत ज़्यादा टाइम बाद, बहुत वर्षों बाद किसी बड़े स्थल रूप का निर्माण होता है। पटल विरूपणी बल या संचलन दो प्रकार के होते हैं, महादेशीय संचलन, पर्वतीय संचलन। इस संचलन से महाद्वीपीय भागों का निर्माण एवं उसमें उत्थान, निर्गमन तथा निमज्जन की क्रियाएं घटित होती हैं। ये संचलन लंबवत होती है। ठीक है। फिर पर्वतीय संचलन, संचलन से धरातल में भ्रंश यानी कि फॉल्ट, दरार, फ्रैक्चर, चटकने, क्रैक्स, संवलन, रैप, बलन, फोल्ड्स होते हैं। क्षैतिज संचलन से तनाव अथवा दबाव से पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है। फिर विभिन्न भ्रंश, उदाहरण
सोपानी भ्रंश यूरोप की राइन घाटी। सोपानी भ्रंश क्या होता है? यूरोप की राइन घाटी, भ्रंश घाटी। राइन भ्रंश घाटी जर्मनी, मिडलैंड भ्रंश घाटी स्कॉटलैंड, अफ्रीका की भ्रंश घाटी, बेकाल झील, लाल सागर नर्मदा ताप्ती की घाटियाँ। विभिन्न बलन, सम्मित बलन जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में, एक दिग्नत बलन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया, सम्मित बलन काला चिंता पर्वत पाकिस्तान, परिवलित बलन कैक्टिक कैसल पर्वत ब्रिटेन, बाह्य उत्क्रम बलन पीपर पंजाल श्रेणी कश्मीर, ग्रीवाखंड कश्मीर घाटी। फिर आ जाता है पर्वत। पर्वत द्वितीय श्रेणी के उच्चवाच के अंतर्गत आते हैं क्योंकि यह अंतर्जात बलों के कारण उत्पन्न होते हैं। पर्वत ऊंचे भूभाग हैं जिनमें चोटी होती है तथा जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होती है। पृथ्वी के 27% भाग पर पर्वतों का विस्तार है। आयु के आधार पर पर्वतों के प्रकार। प्री कैम्बियन पर्वत आयु के आधार पर पर्वतों के निम्न भागों में बांटा जा सकता है। प्री कैम्ब्रियन पर्वत लगभग 3 करोड़ वर्ष से पहले महाद्वीपीय विस्थापन से पहले के पर्वत प्राचीन पर्वतों में आते हैं जैसे पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका, अरावली भारत आदि। कैलिडोनियन पर्वत ये पर्वत पैलेचोइक महाकल्प के विभिन्न युगों में बने थे जैसे स्कॉटलैंड व आयरलैंड के पर्वत, भारत के महादेव और विंध्याचल पर्वत। हर्सिनियन पर्वत इनका निर्माण भी पैलेजोइक कल्प के परमीनियन युग में हुआ जैसे ब्रिटेन के पर्वत, फ्रांस की ब्रिटेनी पर्वत, वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, अल्पेशियन आदि। ठीक है, फिर आ जाते हैं कुछ नवीन पर्वत। नवीन पर्वत इनका निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ। कब हुआ? सेनोजोइक युग में हुआ। इसे अल्पाइन पर्वतीकरण भी कहते हैं। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका, एंडीज दक्षिणी अमेरिका, अल्पास यूरोप, हिमालय एशिया आदि इसके उदाहरण हैं। ठीक है, फिर उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों के 4 प्रकार हैं। ठीक है, पहला है वलित पर्वत, वलित और मोड़दार पर्वत। ये विश्व के सबसे ऊंचे और सबसे विस्तृत पर्वत हैं। पृथ्वी की विवर्तनिकी शक्तियां जैसे दबाव, संपीड़न, उभार आदि के कारण चट्टानों के स्तर में व्यापक मोड़ या वलन का विकास होने से ये पर्वत 30 मिलियन वर्ष पूर्व बने हैं। उदाहरण हिमालय भारत, अल्पास यूरोप, रॉकी उत्तरी अमेरिका, एंडीज दक्षिण अमेरिका। पुराने वलित पर्वत के उदाहरण यूराल, अल्पेशियन, नानशान पर्वत। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे लंबी है। ये पर्वत बलन पर्वत के एग्जाम्पल हैं, ऐसे करके बनते हैं। भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से गिना जाता है। ये आ सकता है क्वेश्चन में, वैसे हम क्वेश्चन भी करेंगे, अभी सिर्फ सुनते रहो। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, फिर आ जाते हैं ब्लॉक पर्वत। धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ने पर धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है वह कुछ नीचे धंस जाता है, तो ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं और बीच के धसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। ठीक है, इन पर्वतों का शीर्ष समतल होता है। कैलिफोर्निया का सियारा नेवादा विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। उदाहरण वासजेस फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, विंध्याचल व सतपुड़ा भारत में। जब दो ब्लॉक पर्वतों के किनारों के भाग यथावत रहें एवं बीच का भाग ऊपर उठ जाए तो हॉर्स्ट कहते हैं। पर्वत का निर्माण होता है कैसे? जैसे ये हो गया, क्या बताया, धरातलीय भागों में दरारें आ जाती हैं। इसमें दरारें आ जाती हैं या भ्रंश पड़ने पर धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। जैसे ये भाग ऊपर उठ जाएगा, यहाँ तक पर्वत है, ये यहाँ से धरातल में कुछ दरारें आ गई और ये ऊपर उठ गया भाग, थोड़ा सा भाग। ठीक है, जब दो ब्लॉक पर्वतों के किनारों के भाग यथावत रहे, ये दोनों यथावत रहते हैं, बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो हॉर्स्ट पर्वत का निर्माण होता है। जैसे जर्मनी का हॉर्ज पर्वत। ठीक है, जैसे ये आ गया। दो दरारों के बीच वाले भूभाग के नीचे धंस जाने से भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। जॉर्डन की प्रसिद्ध भ्रंश घाटी समुद्र तल से नीची है। मृत सागर नामक झील इसी भ्रंश घाटी में स्थित है। उदाहरण
राइन नदी की घाटी यूरोप, भारत की नर्मदा नदी, अफ्रीका की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी, पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज। फिर आ जाता है इसमें क्विक डेस्टिनेशन में, देख लेते हैं क्या है। दक्षिणी अल्पास पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में स्थित है। रॉकी पर्वतमाला महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जानी जाती है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित है। पर्वत श्रृंखलाओं की लंबाई अवरोही क्रम में एंडीज, रॉकी, हिमालय, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ज्वालामुखी पर्वत, इसका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से निकले मट्टी और लावा आदि पदार्थों के जमाव से होता है। इसकी आकृति शंखनुमा है। कैसी है? शंखनुमा आकृति शंखनुमा होती है। इसके सबसे ऊपरी भाग में कीपनुमा गड्ढा होता है जो क्रेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रेटर। उदाहरण माउंट फ्यूजियामा जापान, विसुवियस इटली, चिम्बोरोजा राजो या कोटोपैक्सी एंडीज दक्षिण अमेरिका, अंकागुआ चिली, मोना लोआ पर्वत हवाई द्वीप और पोपा म्यांमार। फिर आ जाता है अवशिष्ट पर्वत। जब किसी प्रक्रम नदी, तुषार, वायु आदि कारकों द्वारा अप्रदन या अनाच्छादन के कारण पर्वत का अप्रदन हो जाता है तथा पर्वत अपना प्रारंभिक रूप खो देते हैं तो उन्हें अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट भारत, हाईलैंड्स स्कॉटलैंड, कैटस्किल्स न्यूयॉर्क, सियम स्पेन, अल्पेशियन अमेरिका। प्रमुख पर्वत शिखर। पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा, एशिया देश कौन सा है? नेपाल और तिब्बत। पर्वत श्रेणी हिमालय, ऊंचाई 8,848। K2 गॉडविन ऑस्टिन है, एशिया में है, भारत में है। K2 भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। और दुनिया का, एशिया का माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये काराकोरम में है। भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है? K2। हाँ, K2 आएगा और फिर हिमालय आ जाएगा पर्वत श्रेणी में, या फिर माउंट एवरेस्ट आ जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर टिक नहीं करना, K2 पर टिक करना है। कंचनजंगा एशिया, भारत, हिमालय और ये माकुल, धौलागिरी, ये सब इतने इंपॉर्टेंट है। एक ही आ जाएगा उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा मैंकले। उत्तरी अमेरिका में अलास्का, यूएसए, रॉकी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और सबसे छोटा माउंट ब्लॉन्क यूरोप में है, इधर की साइड है, पता नहीं, अल्पास में। फिर आ जाता है पठार। धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा जिसका शीर्ष भाग चौड़ा व सपाट हो, पठार कहलाता है। पठारों की चट्टानें मुख्यतः बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर आदि आवासीय चट्टानें होती हैं। पठारों का वर्गीकरण। पठारों का कई आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे स्थिति के आधार पर पठारों के प्रकार। अंतः पर्वतीय पठार, पर्वतमाला के बीच बने पठार, तिब्बत, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, मैक्सिको के पठार। महाद्वीपीय पठार, मैदानों अथवा समुद्रों से घिरे पठार, ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका, ग्रीनलैंड का पठार, दक्षिणी भारत, अरब के पठार आदि। पर्वत पदीय पठार, इनके एक ओर पर्वत तथा दूसरी ओर मैदान या समुद्र होता है। उदाहरण पेंटागोनिया पठार अर्जेंटीना, मालवा पठार भारत, अल्पेशियन पठार अमेरिका, शिलोंग पठार भारत। ठीक है, पर्वतीय पठार क्या है? एक ओर पर्वत, दूसरी ओर मैदान। ये मैदान हो गया, ये पर्वत हो गया। पेंटागोनिया पठार अर्जेंटीना में है, मालवा पठार भारत में है, और अल्पेशियन पठार अमेरिका, शिलोंग पठार भारत में। ठीक है, आकृति के आधार पर पठारों के प्रकार। गुंबदाकार पठार, वलन प्रक्रिया के कारण जब मध्य का भाग ऊंचा हो जाता है। कैसा हो जाता है मध्य का भाग? मध्य का भाग ऐसे ऊंचा हो जाता है। ठीक है, और सीढ़ीनुमा पठार, सीढ़ी जैसा, विंध्य या पठार भारत, विंध्य का पठार भारत। पुनर्युवित पठार, पठार की जीवनावस्था की प्राप्ति के बाद यदि पठार में पुनः उभार होता है।
और वह अधिक ऊंचा हो जाता है उसे पुनर्युर्वित पठार कहते हैं। उदाहरण के लिए मिसौरी का पठार अमेरिका में, रांची का पठार भारत में। विक्षेपित पठार, कठोर शैलों के धरातल पर नालों के अपरदन से अत्यधिक विषम पठारों की रचना होती है। उदाहरण ओसोम का पठार। जलवायु के आधार पर पठारों के प्रकार, शुष्क पठार, पोटवार का पठार पाकिस्तान, आर्द्र पठार मेघालय का पठार, हिम पठार ग्रीनलैंड और एंटार्कटिक का पठार। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर पठारों के प्रकार, जलकृत पठार उदाहरण शान का पठार बर्मा और म्यांमार, चेरापूंजी का पठार भारत। वायव्य पठार उदाहरण लोयास का पठार चीन, पोटवार का पठार पाकिस्तान, हिमानी हद पठार, गढ़वाल का पठार भारत, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के पठार। फिर आ जाता क्विक डाइजेस्ट। पामीर विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। यह सागर तल से लगभग 5000 मीटर ऊंचा है। इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। तिब्बत का पठार क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा है, जो हिमालय तथा यूनलून के मध्य है। जम्मू कश्मीर में हिमानी निक्षेप से छोटे छोटे पठारों का निर्माण होता है। इन पठारों का मार्ग या मार्ग कहते हैं। सोनमार्ग, गुलमर्ग आदि ऐसे ही पठार हैं। जीर्ण या वृद्ध पठार की पहचान उन उपस्थित मेसा से होती है। मेसा कठोर चट्टानों से निर्मित सपाट संरचनाएं हैं, जो पठार पर अवशेष रूप में अपरदन के प्रभाव के बावजूद बची रह जाती हैं। पठारी क्षेत्रों में खनिज तेल नहीं पाया जाता। ठीक है, ये हो जाता है मैदान। भूपटल पर निचले और समतल क्षेत्र मैदान कहलाते हैं। समतल क्षेत्र क्या कहलाते हैं? मैदान। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 41% भाग पर मैदानों का विस्तार है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 41% भागों पर मैदानों का विस्तार है। कुछ मैदान पठारों से भी अधिक ऊंचे हो सकते हैं, जैसे मिसिसिपी मैदान, जो अल्पेशियन पठार से भी ऊंचा है। कुछ मैदान समुद्र तल से भी नीचे हो सकते हैं, जैसे नीदरलैंड्स में। रचना के आधार पर मैदानों के प्रकार, समतल मैदान गंगा, हुआंग, यांग नदियों द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक मैदान समतल मैदान कहलाते हैं। गिरिपाद जलोढ़ मैदान, नदी के साथ बहाकर लाए गए बड़े बड़े शिलाखंड व मलबा पर्वतों के पादों यानी कि फूट्स पर निक्षेपण से इनका निर्माण होता है। भारत में इन मैदानों को भाबर कहते हैं। बाढ़ मैदान गंगा, सतलज, हयांग, नील, मिसिसिपी नदियों द्वारा बने बाढ़ के मैदान विख्यात हैं। डेल्टा मैदान गंगा, सिंधु, नील, मिसिसिपी आदि नदियों के मुहाने पर बने डेल्टा मैदान आदि। झीलकृत मैदान, झीलों के भरने से निर्मित मैदान को झीलकृत मैदान कहते हैं। झीलकृत मैदान क्या होते हैं? झीलों के भर जाते हैं, जब झीलें जो होती हैं वो भर जाती हैं, उन्हें कहते हैं हम झीलकृत मैदान। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोप देशों में इस प्रकार के अनेक मैदान मिलते हैं। लावा मैदान इटली, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना आदि देशों में लावा मैदान के उदाहरण विद्यमान है। कहाँ कहाँ पे लावा मैदान है? इटली, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना आदि देशों में लावा मैदान के उदाहरण विद्यमान है। ठीक है। फिर पवन निक्षेपित मैदान, पवन द्वारा निक्षेपित मैदानों में मरुस्थलीय मैदान और लोवास का मैदान सम्मिलित है। उदाहरण अफ्रीका के सहारा व थार मरुस्थल भारत। हिमानी द्वारा निक्षेपित मैदान उत्तरी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में प्लीस्टोसीन हिम इच्छादन के कारण निर्मित हिमानी मैदान अत्यधिक विस्तृत क्षेत्रों में मिलते हैं। इन मैदानों में टील मैदान व हिमोड़ मैदान प्रमुख हैं। फिर झीलें, झीलों की उत्पत्ति में दो बातें आवश्यक हैं। जल संग्रह के लिए गड्ढे का होना, जल की आपूर्ति, चाहे वह वर्षा से, नदी से, हिमनद से या झरनों से हो। विश्व में अधिकांश झीलों का निर्माण हिमानीकरण द्वारा संपन्न हुआ है। झीलों के अध्ययन विज्ञान को लिमिनोलॉजी कहा जाता है। झीलों के अध्ययन को क्या कहता है? लिमोलॉजी। ठीक है। इसके अंतर्गत झीलों की निर्माण प्रक्रिया, उनकी आकृति एवं भौगोलिक अवस्थिति का अध्ययन किया जाता है। प्रमुख मरुस्थल एवं उनकी स्थिति, नाम अवस्थिति, सहारा, लीबियन तथा न्यूबियन उत्तरी अफ्रीका, कालाहारी, बोत्सवाना, तकलामकान, सियांग प्रांत चीन, बर्बंटन, सिम्पसन, स्टुअर्ट, गिब्सन, विक्टोरिया, ग्रैंड सैंडी ऑस्ट्रेलिया, नाम्बी में नीम्बिया, सोमाली मरुभूमि,
सोमालिया, थार मरुभूमि, उत्तर प्रदेश, भारत व पाकिस्तान। सर्वाधिक जनघनत्व, अटाकामा, सर्वाधिक शुष्क, उत्तरी चिली। ये सब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। झीलों का वर्गीकरण, भूकंपकृत या अभिनत झील, उदाहरण जेनावा झील स्विट्जरलैंड में, ब्रंश घाटी झील या दरार घाटी झील, मृत सागर, टैंगानिका, रिकॉल आदि। नवस्थल या नवभूमि झील, कैस्पियन सागर। भारत में कौन सी है? कोई सी नहीं है। झीलों का वर्गीकरण होता है, जेनावा झील है, भूकंप से बनती है, जेनावा झील स्विट्जरलैंड में, ब्रंश घाटी झील या दरार घाटी झील, मृत सागर, टैंगानिका, रिकॉल आदि है। नवस्थल और नवभूमि झील, कैस्पियन सागर। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें, ज्वालामुखी की क्रिया हो जाती है, उससे जो झीलें बनती हैं। पृथ्वी पर ऐसी झीलें भी हैं जो ज्वालामुखी क्रिया से बनी हैं। ये निम्न प्रकार की होती हैं: लावा बांध, भूतल अवरोधक या पूली झील। उदाहरण टाना झील अफ्रीका, निकारागुआ मध्य अमेरिका, आइसलैंड की कुछ झीलें। क्रेटर झील, बोलिविया की टिकटिका झील, भारत की लोनार झील। हिमताल, टांड, कोरी, गिलेट झील, नॉर्वे, स्वीडन, स्कॉटलैंड, फ्रांस, इटली में ऐसी अनेक झीलें पाई जाती हैं। फिनलैंड में इस प्रकार की सर्वाधिक झीलें मिलती हैं। इसे झीलों की वाटिका भी कहा जाता है। ठीक है। हिमसोपानी या पेट्रा नोस्टर झील, पर्वतीय या घाटी हिमनद के अपतन से विभिन्न ऊंचाइयों पर जब हिमसोपान जैसी स्थलाकृत का निर्माण होता है तो उन सोपानों के बीच हिमनदों के पिघलने से झीलों की श्रृंखला बन जाती है। ये झीलें पैटरनोस्टर झीलें या मालाकार झील कहलाती है। हिमवृद्धि या पिडनॉट झील, अल्पास आदि पहाड़ों की तलहटी में हिमनद के कटाव से कुछ झीलों का निर्माण हुआ है, जैसे लुडसन और कॉन्स्टेंस आदि। फिर नदियों की निर्मित झील, नदियों से निर्मित झील होती है। प्रपात झील, चचाई झील मिर्जापुर में ये आ जाएगी। प्रपात झील कहाँ पे है? चचाई झील है। डेल्टाई झील, कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच कोलेरू झील है। ठीक है। फिर पवन या समुद्री गतियों से बनी झील, पलाया सैलिना झील मरुस्थल में पवन के अपवहन या अपघर्षण से बने गर्तों में जब कभी वर्षा जल जमा हो जाता है तो कुछ समय के लिए छिछली झीलें बन जाती हैं। ऐसी झीलों को पलाया कहते हैं। मरुस्थलों में अत्यंत नमकीन झीलें मिलती हैं जिन्हें सैलिना कहते हैं। पलाया ही नमक का अंश बढ़ने पर सैलिना कहलाती है। चांड इस प्रकार की झील है। गंगा के डेल्टा में स्थित डेल्टाई झीलों की बील कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित लैगून झीलों को स्थानीय भाषा में कायाल कहते हैं। समुद्र तटीय भागों में अवसादों के निरंतर जमाव से सागरीय भाग का हिस्सा अलग हो जाता है, इसे लैगून झील कहा जाता है। यानी कि चिल्का एक लैगून झील है। चिल्का क्या है? एक लैगून झील है। ठीक है। क्विक डाइजेस्ट में संसार की सबसे ऊंची नौकामय झील टिकटिका झील, इसमें से ही आएगा क्वेश्चन। टिकटिका झील बोलिविया। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। भारत की सबसे ऊंची झील गुरुडोंगमार 5425 मीटर ऊंची झील है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील साइबेरिया। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील यूएस कनाडा में। विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील पेवोंगा तात्सो तिब्बत में। विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील वान झील। विश्व की सबसे बड़ी केल्डारा झील टोबा झील। अरल सागर झील कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। अरल सागर कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका देशों तांजानिया, कीनिया, जायरे के मध्य स्थित है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील तांजानिया तथा युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। फिर आ जाते हैं द्वीप। स्थलखंड के ऐसे भाग जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है द्वीप कहलाते हैं। ठीक है। विश्व के प्रमुख द्वीप ग्रीनलैंड स्थित आर्कटिक उत्तरी ध्रुव महासागर, न्यू गिनी पश्चिमी प्रशांत महासागर, बोर्नियो हिंद महासागर, मेडागास्कर हिंद महासागर, बैफिन द्वीप उत्तरी ध्रुव महासागर,
सुमात्रा हिंद महासागर, होंशु उत्तरी पश्चिम प्रशांत महासागर, ग्रेट ब्रिटेन उत्तरी अटलांटिक महासागर, विक्टोरिया द्वीप उत्तरी ध्रुव महासागर, एलिस मेरे द्वीप उत्तरी ध्रुव महासागर, सेलेबीज सुलावेसी हिंद महासागर, फिर जावा द्वीप हिंद महासागर, क्यूबा कैरिबियन सागर, न्यू फाउंडलैंड उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर, लूजोन द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर, आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर, मिंडानाओ द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर, आयरलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर, होकैंडो द्वीप उत्तरी पश्चिम प्रशांत महासागर, साकलियन द्वीप उत्तरी पश्चिम प्रशांत महासागर, श्रीलंका हिंद महासागर। फिर ज्वालामुखी, ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक क्षेत्र अथवा दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, लावा, राख, जलवाष्प, ठोस पदार्थ तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। इसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व भी कहते हैं। तो ज्वालामुखी का होना भी जरूरी है क्योंकि इनसे गैस वगैरह सब बाहर निकल जाती हैं। ठीक है। ज्वालामुखी में जलवाष्प 80 से 90% के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैसें होती हैं। ज्वालामुखी तरल पदार्थ को भू सतह के नीचे मैग्मा और सतह पर आने के बाद लावा कहते हैं। ज्वालामुखी तरल पदार्थ को भू सतह के नीचे मैग्मा और सतह के आने के बाद लावा कहते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाला ठोस चट्टानी टुकड़ों को पायरोक्लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरोक्लाइट। ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टानी टुकड़ों को पायरोक्लाइट कहते हैं, पायरोक्लस्ट। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं विनाशात्मक प्लेट किनारों पर घटित होती हैं। नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है। ज्वालामुखी क्रिया के दो रूप होते हैं। धरातल के नीचे भूगर्भ में मैग्मा के शीतल होकर जमने की प्रक्रिया, जिससे पैथोलिथ, फैकोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल्ट डाइक स्वरूप की अंत स्थल कृतियों का निर्माण होता है। ठीक है। धरातल के ऊपर घटित होने वाली क्रियाएं जिसमें ज्वालामुखी धरातलीय प्रभाव, गर्म जल के सोते, गीजर, धुआंरे होते हैं। ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ लावा के अत्यधिक मात्रा में जमा होने पर ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। इस पर्वत के ऊपर लगभग बीच में एक छिद्र होता है जिसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं, जो कीपाकार आकृति की होती है। इस छिद्र का धरातल के नीचे भूगर्भ से संबंध एक पतली नली से होता है जिसे ज्वालामुखी नली कहते हैं। जब ज्वालामुखी का छिद्र विस्तृत हो जाता है तो उसे ज्वालामुखी क्रेटर कहते हैं। केंद्रीय उद्गार से बने शंकु या ज्वालामुखी पहाड़ के उदाहरण हैं मैक्सिको का पाराक्यूटेन, हवाई का मैना लोआ, इटली के वेसुवियस या स्ट्रोम्बोली। दरारी उद्भेदन रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे होता है। ज्वालामुखी की सक्रियता। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनके मुख से सदैव धूल, धुआं, बाष्प, गैस, राख, लावा आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, जैसे सिसिली द्वीप का माउंट एटना, लेपारी द्वीप का स्ट्रोम्बोली, इक्वेडोर का कोटापैक्सी, अंटार्कटिका का माउंट एरेबस, अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप, हवाई द्वीप का मोना लोवा, अर्जेंटीना का ओजस डेल सलाडो। प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनमें निकट अतीत में उजागर नहीं हुआ है लेकिन जिनमें कभी भी उजागर हो सकता है, जैसे इटली, वेसुवियस, जापान, फ्यूजियामा, इंडोनेशिया, क्रैकाटाओ, अंडमान निकोबार, नारकोडम द्वीप। मृत या शांत ज्वालामुखी वैसे ज्वालामुखी हैं जिनमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है, जिनमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं है। ठीक है। ईरान का कोहो सुल्तान एम देवबंद, म्यांमार का पोपा, तंजानिया का किलिमंजारो, इक्वेडोर का चिम्बराजो, एंडीज का एकांकागुआ। फोसा मैग्ना ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला है। एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। एल मिस्टी ज्वालामुखी के पेरू में है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश फिलीपाइन द्वीप समूह है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। पहले के बाल
का संबंध हवाई तुल्य ज्वालामुखी से है। बेल्केनियन तुल्य प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी एक्वेडोर है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सालाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकगुआ एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। ज्वालामुखियों का वितरण प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर 80% ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेट किनारों पर तथा 15% रचनात्मक प्लेट किनारों पर तथा शेष प्लेट के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व के ज्वालामुखियों के वितरण को निम्नलिखित रूप में बांटा जा सकता है। परिप्रशांत महासागरीय मेखला विश्व की ज्वालामुखियों का 2/3 भाग यहीं पाया जाता है। यह पेटी अंटार्कटिका के माउंट एरेबस से शुरू होकर दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वतमाला एवं उत्तर अमेरिका के रॉकी पर्वतमाला के साथ अलास्का, जापान, फिलीपींस तक विस्तृत है। ठीक है। मध्य महाद्वीपीय पेटी ये मेखला मुख्यतः अल्पाइन हिमालय पर्वत श्रृंखला के साथ चलती है। भूमध्य सागर के ज्वालामुखी भी इसी के अंतर्गत आते हैं। मध्य अटलांटिक मेखला यह रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे मिलते हैं। आइसलैंड, सेंट हेलेना आदि ज्वालामुखी इसके उदाहरण हैं। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप निर्मित अन्य प्रमुख स्थल रूप हैं। गैसर गर्म जल स्रोत होते हैं जिनसे अवकाश के बाद गर्म जल तथा वाष्प की तरफ से निकलते हैं। उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क, ओल्ड फेथफुल गैसर, एक्सेलिसियर गैसर, आइसलैंड और न्यूजीलैंड प्रधान गैसर क्षेत्र है। गर्म जल स्रोत से वाष्प तथा गर्म जल निरंतर निकलता है। इस क्रिया में कोई अवकाश नहीं पाया जाता। गैसर का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है, जबकि गर्म जल स्रोत का कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंधित होना है। धुआंरे ऐसे छिद्र जिसके सहारे गैस तथा वाष्प निकल करती है। वास्तव में धुआंरे ज्वालामुखी की सक्रियता के अंतिम लक्षण माने जाते हैं। सोल्फ तारा ऐसे धुआंरे जिनसे अधिक मात्रा में गंधक का धुआं निकलता है। काला डेरा का निर्माण कैटर के धसाव अथवा ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्भेदन से होता है, जैसे ओशो यानी कि जापान में। फिर प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत ओजस डेल सालेडो कहाँ पे? अर्जेंटीना में। एडीज गुएलतीरी चिली में। कोटोपैक्सी इक्वेडोर, लस्कर चिली, तुंगाटिटो चिली, पोकोकेटापेटल मेक्सिको, नवाडो डेल रुइज कोलंबिया, सेंगे इक्वेडोर। फिर भूकंप भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने के कारण होती है। भूकंप के कई कारण हो सकते हैं। ज्वालामुखी क्रिया, प्लेटों की गतिशीलता, भू संतुलन से संबंधित समायोजन, गलन में भ्रंश, भूतल का संकुचित होना, जलीय भार, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन आदि। ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपीय तरंग का अध्ययन किया जाता है भूकंप विज्ञान कहलाता है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति या ऊर्जा की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप तत्व यानी कि फोकस कहते हैं। भूकंप मूल के सबसे नजदीक भू सतह पर जहाँ भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है अधिकेंद्र एपिसेंटर कहलाता है। सर्वाधिक क्षति अधिकेंद्र के पास होती है। जब भी भूकंप आता है तो किसको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है? अधिकेंद्र एपिसेंटर। ठीक है। भूकंप की गहराई के आधार पर भूकंपों को 3 वर्गों में रखा जाता है, सामान्य, मध्यवर्ती और गहरे। 0 से 50 किलोमीटर तक होता है तो सामान्य, मध्यवर्ती 50 से 250 किलोमीटर और गहरे और पतालीय 250 से 700 किलोमीटर। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समभूकंप रेखा कहलाती है। फिर भूकंपीय तरंगें। भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों को भूकंपीय लहरें
कहते हैं जिन्हें भूकंपमापी पर रिकॉर्ड किया जाता है। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक तरंगें पी वेव्स भी कहते हैं एवं ये सबसे तीव्र गति वाली तरंगें हैं। प्राथमिक तरंगें कैसी होती हैं? पी वेव्स वाली, इन्हें पी वेव्स भी कहते हैं। ये सबसे तीव्र गति वाली तरंगें, इनका औसत वेग क्या है? 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इनमें अणुओं को कंपन तरंगों की दिशा में आगे पीछे होता है, अतः ये अनुदैर्घ्य तरंगें भी कहलाती हैं। ये ठोस, द्रव या गैस तीनों में से पार हो जाती हैं, किंतु इनका वेग ठोस में अधिकतम व गैस में न्यूनतम होता है। ठीक है। द्वितीयक तरंगें एस एस वेव्स होती हैं। प्राथमिक तरंगें पी वेव्स होती हैं और द्वितीयक तरंगें एस वेव्स होती हैं। ये कंपन कैसे करती हैं? अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं और ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। इनका औसत वेग कितना होता है? 8 किलोमीटर। और पी तरंगों का, वो एस तरंगों का 4 किलोमीटर। इन्हें एस वेव्स भी कहा जाता है। ये केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं। ये सबसे तीव्र गति वाली होती हैं और ये ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं। अतः ये बाह्य कोर से आगे नहीं बढ़ पाती। इनका औसत वेग 4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ये अनुप्रस्थ तरंगें भी कहलाती हैं। ये प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा अधिक क्षतिकारक होती हैं। जो द्वितीय तरंगें होती हैं वो ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है। फिर एल तरंगे या आर तरंगे, इन्हें धरातलीय लंबी तरंगे एल वेव्स भी कहते हैं। इनकी खोज एच डी लव ने की थी। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। एल तरंगों का वेग सबसे कम 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ये धरातल पर सबसे अंत में पहुंचती हैं, जिसका भ्रमण पथ उत्तल होता है। यहाँ सर्वाधिक विनाशक तरंगे हैं। फिर भूकंप की तीव्रता। भूकंपों की तीव्रता का मापन वर्तमान समय में 2 पैमानों के आधार पर किया जाता है, मर्केली पैमाना और रिएक्टर पैमाना। मर्केली पैमाना, इसके अनुसार भूकंप तीव्रता को 12 श्रेणियों में बांटा गया है। 12 श्रेणियों में बांटा गया है। ये हो गया अधिकेंद्र, ये पी तरंगे और ये पी एस तरंगे। ठीक है। ऐसे पी तरंगे छाया क्षेत्र है, तरल बाह्य कोर, ठोस आंतरिक कोर। सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ होता है? अधिकेंद्र, जब भी भूकंप आता है। अब इसके 2 पैमाने हैं, पहला मर्केली पैमाना और रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाना, इस पैमाने का विकास 1945 ईस्वी में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर द्वारा किया गया। इसमें 1 से 9 तक संख्याएं होती हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ये लॉगरिथमिक स्केल होता है। यह प्रत्येक संख्या के 10 गुने परिणाम को बतलाता है। ठीक है। भूकंप का वितरण। प्रशांत महासागरीय पेटी के विश्व के 68% भूकंप प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र भागों में आते हैं। इसलिए प्रशांत महासागर का अग्निवलय रिंग ऑफ फायर कहते हैं। प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा आते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अग्निवलय। ठीक है। मध्य विश्व पेटी, इस पेटी में विश्व के 21% भूकंप आते हैं। यह पेटी मैक्सिको से शुरू होकर अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर तथा काशश से होती हुई हिमालय पर्वत तथा समीपवर्ती क्षेत्रों तक फैली हुई है। ठीक है। फिर आ जाता है सुनामी। सुनामी जापान शब्द है जिसका अर्थ है तट पर आती समुद्री लहरें। तट पर आती समुद्री लहरें, ये बहुत लंबी व कम कंपन उत्पन्न करने वाली समुद्री लहरें हैं जो महासागरीय भूकंपों के प्रभाव से महासागरों में उत्पन्न होती हैं। महासागरीय भूकंपों के प्रभाव से महासागर में उत्पन्न होती हैं। फिर 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी महान विनाशक साबित हुई। सुनामी लहरों की दृष्टि से प्रशांत महासागर सबसे खतरनाक स्थिति में है। फिर बाह्यजात बल द्वारा निर्मित स्थलरूप। बाह्यजात बल यानी कि एक्सोजेनेटिक फोर्स द्वारा अपक्षय और अपरदन की क्रिया संपन्न होती है। अपक्षय क्रिया में चट्टानों का अपने स्थान पर ही वियोजन या विखंडन होता है। अपने ही जहाँ पर चट्टानें हैं वहां पर ही अलग हो जाती हैं, वियोजन हो जाता है, विखंडन हो जाता है। अपरदन क्रिया में विभिन्न प्रक्रमों वायु, जल, हिमानी आदि के द्वारा अपनी गति तथा मलबे के माध्यम से चट्टानों को काटना और मलबे का आपस में टकराकर टूटना ही अपरदन कहलाता है। अपरदन एक गत्यात्मक क्रिया है। विभिन्न प्रक्रमों द्वारा अपरदन और निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां निम्न है। बहते जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, वी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, गार्ज तथा कैनियन।
जलप्रपात तथा श्रिपिका, जल गर्तिका, संरचनात्मक सोपन, नदी वेदिकाएं, नदी विसर्ग, सामप्य मैदान, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान, घोरू झील और डेल्टा। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, गीजर, घोलरंध्र, स्टेलेकाइट, स्टेलेग्माइट, लैपिस, डोलामाइन, यूवुला, कोलिए, कैलोजा, जामा, कांद्रा, प्राकृतिक स्तंभ, कार्स्ट, झील। सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, सागरीय किल्फ, समुद्र गुफा, बाथ, छिद्र, समुद्री मेहराब, स्टैक या एकारी, रोधिका, तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म, पुलिन, स्पिट, हुक, लूप, टेम्बोलो। हिमनद द्वारा स्थलाकृति, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सार्क, पिरामिडल पीक, एरथ, क्रैग एवं टेल, रॉस, मुटाने, फ्योर्ड, बर्कशुंड, हिमदरार, टिल मैदान, ड्रमलिन, एस्कर, केन। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, बाथ गर्त, जालीदार शिला, ड्राई कंटर, मशरूम रॉक या गारा या डंग, ज्यूजेन, भूतम स्तंभ, स्लेनबर्ग, बॉर्नहार्ट, लुआस मैदान, बरखान शीफ, बजाडा पाया, पलाया, पैडी प्लेन। परी हिमानी द्वारा निर्मित स्थलकृत, पिंगो, अंतर्वलन, गरिका, पलासौर, टार। बाद में पढ़ेंगे वायुमंडल अगले अध्याय में, अगले पार्ट में, ठीक है। तो ये पार्ट यहीं तक था। अगर आप शेयर नहीं कर रहे तो शेयर करो।